हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू स्टडी प्लैनेट में। तो बिना किसी इंट्रो के आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के बारे में डॉक्टर R.K. मुखर्जी लिखते हैं कि गुप्त साम्राज्य बड़ा ही सुसंगठित राज्य था जिसने अपनी सार्वभौम प्रभुसत्ता की छत्रछाया में भारत के बहुत बड़े भाग पर राजनीतिक एकता स्थापित करने में सफलता प्राप्त की और इतने बड़े क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था जो प्रत्यक्ष रूप से उसके साम्राज्य तथा शासन के अंतर्गत था। बार्नेट लिखते हैं, गुप्त काल भारत के इतिहास में वही स्थान रखता है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लिस के युग को प्राप्त है। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी लिखते हैं कि गुप्त सम्राटों का काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। डॉक्टर स्मिथ लिखते हैं कि हिंदू भारत के इतिहास में महान गुप्त सम्राटों का युग जितना सुंदर और संतोषजनक है उतना कोई अन्य युग नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। यह युग शांति एवं सुव्यवस्था का काल था। इस काल के पराक्रमी शासकों ने संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता का सूत्रपात किया। गुप्त काल में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की। गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मत वैभिन्न बना हुआ है। इस वंश के संबंध में हमें जो सबसे अधिक पुष्ट एवं प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति एवं स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से। इन अभिलेखों के आधार पर गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह था श्रीगुप्त, किंतु वह एक स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं कर सका था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच 300 ईस्वी से 320 ईस्वी तक शासक बना। वह भी अपने पिता के समान स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में समर्थ नहीं हो सका। उसके बाद बारी आती है चंद्रगुप्त प्रथम की 319 ईस्वी से 324 ईस्वी तक, जिसने शासन किया था। घटोत्कच के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना। वह गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। उसने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहते हैं। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना लिच्छवी राजकुमारी के साथ उसका विवाह है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह की पुष्टि राजा रानी प्रकार के सिक्कों से होती है। चंद्रगुप्त प्रथम में एक कुशल सेनानायक एवं महान विजेता के सभी गुण विद्यमान थे। गद्दी पर बैठते ही उसने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। इसका राज्य पश्चिम में प्रयाग जनपद से लेकर पूर्व में मगध तथा बंगाल के कुछ भागों तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था। वह स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहने पर गर्व का अनुभव करता था। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। हर्षेय रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजयों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की योजना बनाई थी। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार इस योजना का ध्येय धरणिबंध यानी भूमंडल को बांधना था। समुद्रगुप्त ने सैन्य विजय के बाद एक अश्वमेघ यज्ञ भी किया था और अश्वमेघ कर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त एक उच्च कोटि का कवि भी था। उसने कविराज नाम से कई कविताएं भी लिखी। एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोधगया में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति पाने के लिए अपना राजदूत समुद्रगुप्त के पास भेजा था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। पराजित राजाओं में अच्युत, नागसेन और गणपति नाग प्रमुख शासक थे। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया था। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार समुद्रगुप्त के पश्चात उसका राजनीतिक दृष्टि से निर्बल पुत्र रामगुप्त गद्दी पर बैठा। वह एक विलासी, दुर्बल और कायर शासक था।
ऐसा अनुमान है कि एक बार किसी शक राजा से उसका युद्ध छिड़ गया, जिसमें वह स्वयं घिर गया और विपत्ति में पड़ गया। ऐसी स्थिति में उसने अपनी रक्षा के लिए रानी ध्रुव देवी अथवा ध्रुव स्वामिनी को शक राजा के रनिवास में भेजना स्वीकार कर लिया था। उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त इस अपमान को सहन नहीं कर सका। उसने अपने वंश तथा भाभी के सम्मान की रक्षा के लिए एक चाल चली। वह स्वयं ध्रुव स्वामिनी के वेश में शक राजा के खेमे में गया और वहीं उसकी हत्या कर दी। अंत में उसने अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी और सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों और विजय दोनों प्रकार से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवराज और देवगुप्त भी थे। धाव नाम से भी उसका उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। ये दोनों ही नगर गुप्तकालीन शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। उसका प्रधान सचिव वीरसेन शैव संप्रदाय का था और सेनापति आम्रकार्दव बौद्ध संप्रदाय का था। पाटलिपुत्र से फायान ने वापसी यात्रा प्रारंभ की और अपनी पूरी यात्रा के विवरण में कहीं भी सम्राट का नामोल्लेख नहीं किया है। ये ध्यान देने योग्य बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था तथा शकार्य उपाधि धारण की एवं व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। दोस्तों, एक जानकारी और है कि दिल्ली में मेहरौली में स्थापित कुतुब मीनार के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ पर चंद्र नामक शासक की चर्चा है। चंद्र और धाव शासक संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, जिसकी चर्चा इस अभिलेख में हुई है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। कई बार पूछा गया है परीक्षा में, तो ये भी याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय देता था। उसके दरबार में नवरत्न थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छड़पड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, बाराहमिहिर और वर्रुचि शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाह्यान 399 से 414 ईस्वी तक भारत यात्रा पर आया था। फाह्यान अपनी पूरी यात्रा विवरण में कहीं भी किसी सम्राट का उल्लेख नहीं करता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। उसके सबसे पहले ज्ञात सिक्के की तिथि 415 ईस्वी और सबसे बाद की तिथि 455 ईस्वी प्राप्त है। इस प्रकार अनुमानतः उसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उसके शासनकाल में 13 अभिलेख और अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके साम्राज्य के संगठन की बात करें तो कुमारगुप्त एक विशाल एवं सुसंगठित साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, किंतु उसमें समुद्रगुप्त जैसी विजयवाहिनी सैन्य शक्ति तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसी प्रशासकीय क्षमता नहीं थी। फिर भी उसने अपने साम्राज्य की मर्यादा बनाए रखी। उसने शत्रुओं और विद्रोहियों से साम्राज्य की रक्षा की। उसके शासनकाल में संपूर्ण साम्राज्य पूर्ववत बना रहा। मंदसौर शिलालेख के प्रशस्तिकार ने लिखा है कि कुमारगुप्त चारों समुद्रों की चंचल लहरों से घिरी हुई पृथ्वी पर शासन करता था। इससे यह संकेत मिलता है कि उसके शासन काल में साम्राज्य की सीमा अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत थी। उसकी कुछ मुद्राएं बंगाल, अहमदाबाद, भावनगर, सतारा के आसपास से भी प्राप्त हुई हैं। इससे भी उसके साम्राज्य विस्तार का अनुमान लगाया जा सकता है। उसकी मुद्राओं में एक ओर देव कार्तिकेय एक मयूर पर आसीन अंकित दिखाए गए हैं और दूसरी ओर कुमारगुप्त मयूर को कुछ खिलाते हुए दिखाए गए हैं। इन सिक्कों से पता चलता है कि कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। कुमारगुप्त के पश्चात उसका पुत्र स्कंदगुप्त मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। कुछ विद्वानों की राय है कि उसे इस कार्य में अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा।
गिरनार यानी जूनागढ़ अभिलेख से ऐसा संकेत मिलता है कि राज्य लक्ष्मी ने सभी राजपुत्रों को छोड़कर स्कंद का वरण किया। स्कंदगुप्त ने अपने पिता कुमारगुप्त के समय हूणों के आक्रमण से देश की रक्षा की थी। भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त अपने भुजबल से शत्रुओं को हराकर आंखों में आंसू भरकर प्रतीक्षा करती हुई अपनी माता के पास उसी प्रकार गया जिस तरह कंस को मारकर कृष्ण देवकी के पास गए थे। इसी युद्ध के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। सौराष्ट्र में गिरनार यानी जूनागढ़ के पास स्थित सुदर्शन झील का इतिहास पुराना है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। रुद्रदमन ने इसकी मरम्मत कराई थी। स्कंदगुप्त के समय इसके बांध टूट चुके थे। स्कंदगुप्त ने अपने राज्यपाल पर्णदत्त से पुनः इसकी मरम्मत कराई थी। उसी समय यहाँ एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। स्कंदगुप्त के पश्चात कुमारगुप्त द्वितीय और बुधगुप्त ने 467 से 495 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन कुशलतापूर्वक संचालित किया। इस काल तक गुप्त वंश की प्रतिष्ठा बनी रही, परंतु इसके बाद गुप्त साम्राज्य विघटित होने लगा और 550 ईस्वी तक इस वंश का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। गुप्त काल के प्रशासन की बात करें तो गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रशासन ग्रामिक के हाथ में होता था। कई गांवों को मिलाकर पेठ बनते थे। भारत के मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से शुरू हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का सबसे उत्कृष्ट मंदिर है। गुप्तकालीन बौद्ध गुफा मंदिरों में अजंता एवं बाघ की गुफाएं प्रमुख हैं। गुप्त शासकों की राजकीय या आधिकारिक भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में भाग एवं भोग राजस्व कर था। भाग उपज का छठा हिस्सा होता था, जबकि भोग सब्जी तथा फलों के रूप में दी जाती थी। बात करें अगर गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में तो ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। विशाखदत्त की रचनाओं की बात करें तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखदत्त की रचना है। काव्य दर्शन और 10 कुमार चरितम, ये दंडी की रचना है। भास की रचनाएं कौन कौन सी है? भास की रचनाएं हैं स्वप्नवासव दत्ता, चारुदत्ता और उरुभंग। किरातार्जुनीयम, ये है भारवी की रचना। असंग की रचना कौन कौन सी है? असंग की रचना है योगाचार। वत्स भट्ट की रचना है रावणवध। अमर सिंह की रचना है अमरकोश। चंद्रगोमिन की रचना है चंद्र व्याकरण। बुद्ध घोष की रचना है विशुद्धि मग्ग। बाराहमिहिर की 2 रचनाएं हैं बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट की 3 रचनाएं हैं ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीयम। सिद्धसेन की रचना है न्यायावतार। विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। कामंतक की रचना है नीतिशास्त्र। वात्सायन की रचना है कामसूत्र। चरक की रचना है चरक संहिता और शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। तो दोस्तों ये था गुप्त काल का फास्ट रिवीजन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।